गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का पार्ट नंबर 3 रीड करेंगे। कोई भी समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होता है, क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि होती है, अलग से दृष्टि होती है। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार से में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 में पैदा हुए थे। 1858 ईस्वी में इन्होंने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय यानी न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया था। इन्होंने कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत पहलकदमी से वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक 1813 से 1882 ये चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। जो सामूहिक उद्यम हैं उनको बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स जो थे 1818 में पैदा हुए, 1882 में इनकी मृत्यु हुई। और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क भी पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक जो समाज है वो पूंजीवादी समाज है। पैसा है उन लोगों के पास, फैक्ट्रियों में लगी हुई पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, उसके मालिक पूंजीपति ही हैं और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। उनकी जो इनकम का सोर्स है वो मजदूर ही हैं, उनकी मेहनत से उनका मुनाफा निकलता है, पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय नहीं करते जाएंगे, इस तरीके से मुनाफे का संचय करते चले जाएंगे, तो मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया था। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः यानी अंत में मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के लिए समर्थन 1870 के दशक आते आते समाजवादी पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। काम के घंटों में कमी, काम के घंटों में जो पाली होती है उसको कम करने के लिए मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD का नाम जिसको दिया गया था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया था, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। रूसी क्रांति यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया था। ये समीकरण उल्टा हो गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर की क्रांति
कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम इस क्रांति के कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालेंगे।